पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने भारतीय संविधान के भाग 1 को पढ़ाया था। भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक बात की गई है। भारत के संघ क्षेत्र के बारे में बात की गई है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात की गई है। राज्यों के ग्रहण की बात की गई है, कहाँ से राज्य मतलब राज्यों की सीमा परिवर्तन, राज्यों के नाम परिवर्तन, और अगर हमें किसी क्षेत्र के राज्य को अपने देश में मिलाना है तो उससे संबंधित बात हमने भाग 1 में की है। अब हमने भाग 1 में पूरे राज्यों की बात की, तो अब हमको ये देखना भी होगा कि जब भारत बना तो जैसे अभी वर्तमान में है भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, मतलब भारत बना नहीं, भारत तो वैसे पहले से था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था। भारत वैसे भी विविधता का देश कहा जाता है। यहाँ पर कितने सारी संस्कृतियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म है। विविधताओं का देश भारत को कहा जाता है, और सिर्फ कहा नहीं जाता है, भारत विविधताओं का देश है। इसी क्रम में फिर क्या था कि हमें भारत को जोड़ना था। सबसे जो बड़ा मुद्दा था आजादी के बाद भारत को जोड़ना। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे राज्यों के निर्माण के बारे में। जब भारत आजाद हो गया सन 1947 में, तो उसके बाद जो है भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया गया। तो सबसे पहले जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, मतलब जब भारत के 2 टुकड़े किए गए थे, यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने से पहले जो है भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। तो जो भारत वाला हिस्सा था उसमें जो रियासतें थी उसमें से 552 रियासतें थी। 552 रियासतों को जो है अधिकार दिए गए थे कुछ, उसके बारे में अब हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करेंगे भारत में राज्यों के निर्माण से। 1947 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। भारत शासन अधिनियम क्या था? जो भारत को 2 टुकड़ों में बांटता था। उसके बाद जो भारत के राज्यों के बारे में बात करता था कि कैसे आगे होगा, या फिर मतलब भारत के जो रियासतें थी उनके बारे में इसमें बात कही गई है। भारत शासन अधिनियम में ये बात कही गई है, जो हमारी उस समय भारत में 552 देसी रियासतें थी। 552 जो देसी रियासतें थी, इनको 3 अधिकार दिए गए, मतलब इनके पास 3 ऑप्शन दिए गए। कि 3 ऑप्शन कौन कौन से थे? पहला ऑप्शन था कि आप भारत में मिल जाओ, यानी कि आप इंडिया में मिल जाओ। बाकी जो क्षेत्र था उसको तो बांट दिया गया था अंग्रेजों ने भारत पाकिस्तान में, लेकिन जो रियासतें थी उनको आजादी दी गई कि आप चाहो तो इंडिया में मिल जाओ। फिर दूसरा ऑप्शन था कि आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, ठीक है, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ। और तीसरा उनको एक जो है वो ऑप्शन दिया गया कि आप एक अपना आजाद राज्य भी बना सकते हो। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इंडिया में मिल जाओ, आप पाकिस्तान में मिल जाओ, या फिर आप एक आजाद देश की तरह रह सकते हो। ये इन 552 रियासतों को ऑप्शन दिए गए। फिर क्या होता है, अब अगर सोचो भारत में 552 रियासतें हैं, अन्य क्षेत्र से, लेकिन 552 सिर्फ रियासतें हैं। उनमें से अगर सब लोग ये बोलने लग जाते हम आजाद रहेंगे, या फिर हम कुछ बोलने लग जाएंगे कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, तो भारत के कितने टुकड़े हो सकते थे, कितने जगह से भारत टूट सकता था। तो उस समय जो हमारे देश के महान विभूतियां थी जिन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्होंने जो है इन 552 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए अपना जो है पूरा योगदान दिया, अपना पूरा प्रयास किया। इनके पूरे प्रयास करने के बाद भी 549 जो रियासतें हैं उनमें से जो 549 है, 549 रियासतों को भारत में मिला दिया गया। सरदार पटेल जी के मतलब अथक प्रयासों से उनको भारत में मिला दिया गया। लेकिन जो 3 रियासतें थी, यहाँ पे इसको मिटाने के लिए था कुछ, हाँ, इसमें अब 549 तो भारत में मिल गई, लेकिन 3 जो थी वो भारत में मिलने को तैयार नहीं हुई, या फिर कहे कि उन्होंने आजाद रहने का फैसला किया। तो भारत तो चाहता था कि वो भी भारत में ही मिले। अब वो 3 कौन थी उसके बारे में बात करेंगे।
तो पहली आती है हैदराबाद। हैदराबाद। फिर दूसरे नंबर पर है जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पड़ता है? गुजरात में। और तीसरे नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर। अब क्या किया गया, ये लोग जब भारत में मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे तो क्या कहते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने साम दाम दंड भेद सारे तरीके लगाने की पूरी कोशिश की। फिर उसके बाद जो हैदराबाद है, हैदराबाद पहले से भी कहते नहीं है हैदराबाद के निजामों के लिए हैदराबाद फेमस है, तो हैदराबाद ने सोचा होगा कि आजाद रहूंगा मैं, तो उस हिसाब से मतलब फिर उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा, ऑपरेशन पोलो। यहाँ पे मैं सीधा पोलो लिख रही हूँ। ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसमें भारत ने अपनी पुलिस को वहां पे भेजा, मतलब पुलिस थी या फिर पुलिस के उसमें सेना को सीधा भारतीय सेना को हैदराबाद में भेजा गया और हैदराबाद को अपने कब्जे में ले लिया गया और हैदराबाद को मतलब भारत का हिस्सा बना लिया गया। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह यहाँ पे मतलब वोटिंग कराई गई और अधिकतम जो लोग थे वो भारत में रहने को तैयार थे, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह से भारत में मिलाया गया। फिर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो मिलने को तैयार नहीं थे भारत में, वो आजाद रहना चाहते थे, मतलब वो अपना एक अलग राज्य बना के रखना चाहते थे। तो जम्मू कश्मीर को फिर कुछ टाइम के लिए तो छोड़ दिया था भारत ने, लेकिन जम्मू कश्मीर पे क्या होता है, जम्मू कश्मीर पे जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान जो है वो अपनी सेना भेज देता है जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। अब जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजता है तो उसके बाद जो वहां के राजा हैं फिर वो आते हैं भारत के प्रधानमंत्री के पास, जो कि उस समय थे मनमोहन सिंह जी। उनके पास आते हैं कि आप जो है मेरी मदद कीजिए और भारतीय सेना को हमारी मदद के लिए भेजिए। फिर जो सरदार पटेल थे वो कहते हैं कि हम सेना तो भेज देंगे लेकिन आपको उसके बदले हमारे मतलब भारत में शामिल होना पड़ेगा, आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कि आप जो है वो भारत में आने के लिए तैयार हैं और आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस समय अब कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर तो उस समय पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी थी, तो उस समय हरी सिंह के पास जो वहां के राजा थे जम्मू कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर के, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इस बात को मान लिया और भारत जो है उस समय विलय पत्र पर साइन करके, भारत विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। अब भारत की सेना जाती है जम्मू कश्मीर में, मतलब पाकिस्तान की सेना को खदेड़ने के लिए, लेकिन उस समय तक जो है पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा कर चुकी होती है। भारतीय सेना उनको उससे आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन कुछ जो इलाका है जम्मू कश्मीर का वो तब तक पाकिस्तान के अंडर में जा चुका होता है। वही जो इलाका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम उसे मतलब जो हम भारतीय हैं, हम भारतीय उसको कहते हैं गुलाम कश्मीर। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो नागरिक है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उस क्षेत्र को आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं और भारत में उसको गुलाम कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा हो गया। हमने बात कर ली कि इस तरह से इन तीनों को रहने देते हैं, क्यों मिटाना है, इस तरह से ये भारत में मिल गए। अब इसके बाद क्या होता है, अब भारत पूरा हो गया, मतलब जिन क्षेत्रों को मिलाना था उनको भारत में मिला दिया गया। लेकिन अब क्या होता है, अब उठ जाती है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि भारत विविधताओं का क्षेत्र है, तो अब जो दक्षिण भारत वाले लोग थे, जो दक्षिण भारत के लोग थे, वो भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लग गए। और ये इसका जो एक महत्वपूर्ण कारण हम मान सकते हैं वो ये मान सकते हैं कि जैसे कि बताया गया, मतलब जैसे कि हमारे संविधान में भी है कि क्या होता है, राजभाषा हमारी हिंदी है और जो कामकाजी चीजों में हमारी भाषा जो इस्तेमाल होती है वो अंग्रेजी होती है। अब इससे क्या हुआ, इससे दक्षिण भारत के लोगों को लगा कि हमारी भाषा तो कहीं नहीं यूज होनी, हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, हम लोग आगे कैसे आएंगे, मतलब
हम अपनी बात कैसे रखेंगे। तो इस तरह की कई चीजों को लेकर, ये चीजें भी हो सकती है, बाकी चीजें भी हो सकती है, इस तरह की कई चीजों को लेकर जो दक्षिण भारत के लोग थे वो एक अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगे भाषा के आधार पर। जो तेलुगु भाषी जो लोग थे वो भाषा के आधार पर अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगे। ठीक है, अब जो भाषा के आधार पर अलग राज्य की जब मांग होने लगी, ये चीज हम बाद में देखेंगे, पहले सीधा यहाँ से देखेंगे। भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग होने लगी, मतलब तुरंत ही होने लग गई थी 1948, जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1948 से ही भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग होने लग गई थी, अलग राज्य की मांग होने लग गई थी, खासकर दक्षिण भारत में। फिर क्या करती है सरकार, अब अलग राज्य की मांग हो रही है तो सरकार एक आयोग बनाती है कि आप जांच कीजिए कि क्या भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाना सही रहेगा। मतलब क्योंकि भारत वैसे भी विविधताओं का देश है और उसी समय हम आजाद हुए थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस बंट जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाए। तो भारत सरकार के द्वारा एसके धर आयोग बनाया जाता है। ठीक है, 1948 में जून 1948 में एसके धर आयोग की स्थापना की जाती है और ये जो आयोग है अपनी रिपोर्ट सौंपता है कुछ समय बाद और ये कहता है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। ठीक है, अब जब ये एसके धर आयोग की रिपोर्ट आती है और एसके धर आयोग की रिपोर्ट में कहा जाता है कि भाषा के आधार पर अलग राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो फिर दक्षिण भारत के लोग फिर और ज्यादा आंदोलन करने लगते हैं कि हमें मतलब भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। फिर भारत सरकार एक और आयोग बनाती है, या फिर ये जो आयोग बनता है ये वह मतलब तीन लोग इसमें प्रमुख थे। जेवीपी आयोग इसका नाम था, ये दिसंबर 1948 में बनता है। इसमें भारत के प्रमुख लोग थे जिनकी उस समय पर सब लोग उनकी बातें मानते थे। तो भारत सरकार ने सोचा कि अगर हम इन तीनों को बिठाकर इन तीनों को उस आयोग में भेजेंगे, ये जो अपनी रिपोर्ट देंगे, ये जो बात बताएंगे, उससे फिर जो भारत की जनता है वो मान जाएगी। इसमें जे से आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू और वी से आएंगे वल्लभ भाई पटेल और पी से आते हैं पट्टाभी सीतारामैया। ये वो तीन लोग हैं जिनका भारत के आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन तीनों को मिलाकर एक आयोग बनाया जाता है जो फिर अपनी रिपोर्ट देता है और वो आयोग भी कहता है कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनना चाहिए। अब दोनों आयोगों ने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। उसके बाद तो फिर दक्षिण भारत के लोग और ज्यादा उग्र आंदोलन करने लगते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमें कोई पूछेगा ही नहीं उसके बाद, तो और ज्यादा इसके बाद इसमें फिर आंदोलन होने लगते हैं। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 2 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। अब जब भारतीय संविधान लागू होता है उसमें जो है भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको ए, बी, सी और डी कहा जाता है। जिसमें ए में आते हैं ब्रिटिश प्रांत, बी में आते हैं देसी रियासतें, सी में आते हैं चीफ कमीशन क्षेत्र और डी में आता है अंडमान निकोबार। ठीक है, अब इसको जो है भारतीय संविधान के भाग 7 में रखा गया है। अब फिर दक्षिण भारत में इसको लेकर आंदोलन उग्र होने लगते हैं क्योंकि उनको जो है भाषा के आधार पर राज्य चाहिए थे। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो अब क्या होता है, जब दोनों आयोग अपना फैसला देते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं कि जो है भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए और संविधान भी बनकर तैयार हो जाता है, 4 भागों में राज्यों को बांटा जाता है, ए, बी, सी में बांटा जाता है, उसमें भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की कोई बात नहीं की गई थी। तो दक्षिण भारत में इसको लेकर और ज्यादा उग्र आंदोलन होने लगते हैं। ठीक है, इसी बीच जो एक है पोटी श्री रामुल्लू है दक्षिण भारत के, जो कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, 56 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और इनकी मांग क्या थी, वही जो है तेलुगु भाषा के आधार पर उनको एक राज्य चाहिए था। आंध्र प्रदेश की जो ये लोग मांग कर रहे थे।
56 दिनों मतलब भूख हड़ताल पर ये बैठते हैं, तो 56 दिन ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु हो जाती है, जो तेलुगु भाषा के लिए एक राज्य की मांग कर रहे थे, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जितने भी लोग और थे मांग करने वाले, वो फिर इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र कर देते हैं। इससे जो है वो सरकार काफी कमजोर पड़ जाती है और मजबूरी में आकर सरकार को आंध्र प्रदेश जो एक राज्य है इसको बनाना पड़ता है। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनता है, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बनता है। अब तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य भारत में बन चुका है और ये पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बना है। अब क्या होता है भारत का, तो आपको पता ही है कि अगर मतलब पहले कोई नहीं मांगे, पहले सिर्फ ये लोग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। पहले सिर्फ दक्षिण वाले जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, दक्षिण भारत वाले जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब लोगों ने देखा कि इनको तो राज्य मिल गया, यानी कि हमको भी मिल सकता है। तो भारत के कई क्षेत्रों में जो है भाषा को लेकर राज्यों की मांग होने लगी, क्योंकि भारत में कई भाषाएं तो वैसे ही है, इसीलिए भारत के कई क्षेत्रों में भाषा को लेकर राज्य बनाने की मांग होने लगती है। क्योंकि पहले तो कोई आगे आ नहीं रहा था, क्योंकि पता था कि नहीं पता था मतलब कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो मिल चुका है, आंध्र प्रदेश मिल चुका है। तो अब लोगों के पास एक बोलने को रह जाता है कि हाँ आंध्र प्रदेश भी तो बना है, तो फिर हमारा राज्य क्यों नहीं बन सकता है, हमारी भाषा के आधार पर हमें एक अलग राज्य क्यों नहीं मिल सकता है। इसी तरह से फिर और जगह भी मांगे होने लगी और फिर सरकार ने एक और आयोग बनाया। पहले जो दो आयोग थे उन्होंने तो वैसे ही मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। फिर भी आंध्र प्रदेश को बनाया गया जनता के दबाव में, ठीक है। पर फिर जब और जगह भी मांगे, क्योंकि सरकार ने पहले से चलो आंध्र प्रदेश को बना देते हैं फिर तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन जब और जगह भी ये मांगे होने लगी तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसको जो है वो फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली आयोग इसको कहा जाता है, फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, फजल अली आयोग भी इसे कहा जाता है। पिछले जो दो आयोग बने थे उसमें आपने देखा दोनों ही आयोग 1948 में बने थे। 1948 में रिपोर्ट दे दी थी, मतलब एक एक दो महीने में वो अपनी रिपोर्ट सौंप दे रहे थे। लेकिन जो फजल अली आयोग बना इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको बनाया, क्योंकि पिछले जो दो आयोग थे वो सिर्फ आंध्र प्रदेश को लेकर बने थे कि आंध्र के लोग मांग कर रहे हैं, तेलुगु भाषा के लोग मांग कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके लिए आयोग बने थे। लेकिन अब जो फजल अली आयोग बना है ये पूरे भारत के लिए बना था कि भारत में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। फजल अली आयोग 1953 में बना था और 1995 में फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और फजल अली आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है उसमें फजल अली आयोग कहते हैं कि फजल अली आयोग कहता है कि उनकी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब भाषा जो है वो राज्य निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है। लेकिन जैसे कि जब राज्यों की मांग हो रही थी तो सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों की मांग नहीं हो रही थी, ये भी मांग हो रही थी कि एक भाषा एक राज्य। तो फजल अली आयोग कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य ये वाली बात बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाएं, अगर हम इतनी सारी भाषाओं के लिए अलग 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 राज्य बनाने लग गए तो भारत के कितने खंड हो जाएंगे। इसलिए फजल अली आयोग कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य वाला जो सिस्टम है ये नहीं हो सकता। अब क्या होता है, अब जब फजल अली आयोग की रिपोर्ट, फजल अली आयोग जब अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपते हैं तो उसके बाद कोई भी रिपोर्ट जब सौंपी जाती है तो सरकार उसमें देखती है और फिर सरकार उसको आगे लागू करती है। फिर होता है सातवां संशोधन। सातवां संशोधन जब होता है तो उसमें इस बात को, जो फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी, इसको माना जाता है और भाषा के आधार पर जो राज्यों का निर्माण है उसको अनुमति दी जाती है कि हाँ भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है। जिसमें कि उसी समय 1956 में ही, जब ये सातवां संशोधन हुआ 1956 में ही 14 राज्य बना दिए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। राज्यों में है
असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। शायद कोई मिस कर दिया मैंने, मैसूर को इसमें मिस कर दिया था, तो एक है मैसूर। ये 14 राज्य बनते हैं 1956 में। अब 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनते हैं, जिसमें है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जो है उस समय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इनको बनाया जाता है और बाद में जो है इनको राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश तो उस समय बन गए थे, लेकिन वर्तमान में जो भारत में है वो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब 14 से 18 कैसे हुए और 6 से 8 कैसे हुए उसको हम यहाँ पे देखेंगे। 6 मई 1960 को जो है बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया गया, गुजरात और महाराष्ट्र। जो बॉम्बे है उसको महाराष्ट्र रखा गया और उसका जो निचला भाग है उसको गुजरात बना दिया गया, जो कि भारत का 15वां राज्य बना। उसके बाद दमन, दीव और गोवा को 1961 में जो है भारत ने अपने अंडर में ले लिया, जो कि उससे पहले पुर्तगालियों के पास था। 1963 में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि भारत का 16वां राज्य बना। 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, जो कि भारत का 17वें नंबर का राज्य बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, जो कि इससे पहले क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये भारत का 18वां राज्य बना। 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनको राज्यों के रूप में दर्जा दिया गया। त्रिपुरा और मणिपुर जो है ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको राज्यों का दर्जा दिया गया और मेघालय को असम से अलग किया गया। ये 19, 20 और 21 नंबर के राज्य बने। 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना होती है, जो कि भारत का 22वें नंबर का राज्य बना। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की स्थापना होती है, जो कि 23वें और 24वें नंबर के राज्य बनते हैं। 1987 में गोवा राज्य की स्थापना होती है। गोवा जो है पहले पुर्तगालियों के अंडर में था, फिर भारत ने इस पर अपना कब्जा वापस किया और 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि भारत का 25वें नंबर का राज्य बना। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वें नंबर का राज्य बना। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वें नंबर का राज्य बना। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड भारत का 28वें नंबर का राज्य बना। फिर आखिरी जो हमारा राज्य बनता है 2 जनवरी सन 2014 को तेलंगाना 29वें नंबर का राज्य बना। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 29 राज्य हमारे हुए और हमने क्या बात की थी कि भारत में 28 राज्य हैं, तो ये 29 से 28 कैसे हुए? ये 29 से 28 होते हैं 2019 में। 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए भारत में जो राज्य हो जाते हैं वो वापस से 28 हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। पहले हमारे पास 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 को राज्यों का दर्जा मिल चुका है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। अभी सिर्फ 3 बचे हैं। फिर 1961 में दादर नगर हवेली को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जो कि 4थे नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बनता है भारत का। 1962 में 1962 में पांडिचेरी को 5वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। फ्रांस के अंडर में था पांडिचेरी, इसको भारत में वापस मिलाया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग होता है तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को बना दी जाती है। अब 2 राज्यों की एक राजधानी अगर होगी तो मतलब उनमें विवाद हमेशा होता रहेगा, इसलिए चंडीगढ़ को जो है वो सीधा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है ताकि चंडीगढ़ केंद्र के अंडर में रहे और ये 6ठे नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 1987 में दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है 7वें नंबर का। अब 7 हो गए। फिर 2019 में जो
जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उनको केंद्र शासित प्रदेश जब बनाया गया तो ये 8वें और 9वें नंबर के केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन इससे पहले हमने बात की कि भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो यहाँ पर तो 9 हो गए हैं। फिर 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया जाता है, इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है और भारत में वापस से 8 क्या हो जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।